नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी के लिए समान हिंदी का हम जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो अगला भाग है, भाग नंबर 3, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है समान हिंदी का, इसमें हमने कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्न में से आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका हो जाएगा रवि, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से रवि के अलावा पर्यायवाची शब्द आपका होता है क्या, तो दिनकर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा। उसके बाद भास्कर हो जाएगा, किसका सूर्य का पर्यायवाची शब्द। मार्तंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मार्तंड भी होता है इसका किसका सूर्य का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा आदित्य हो जाएगा, भानु हो जाएगा, प्रभाकर हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं किसके, तो आपके सूर्य के। इसके अलावा दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रवि, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, उसके बाद आपका दिवाकर, आदित्य, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं किसके, तो सूर्य के। अगला प्रश्न है, निम्न में से हृदय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हृदय का जो पर्यायवाची शब्द वो हो जाएगा ऊर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ऊर जो है यह हृदय का पर्यायवाची शब्द है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ने धन अन, क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा आपका नयन का संधि विच्छेद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ने धन अन होता है नयन का संधि विच्छेद। तथा यह कौन सी संधि है नयन, तो यह आपको मिलेगी अयादी संधि। क्या है, तो अयादी संधि का एग्जाम्पल है नयन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो नयन है यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। तथा नयन का जो हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मातृधन आज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मातृधन आज्ञा जो है यह एकदम सटीक संधि विच्छेद है आपका मात्राज्ञा का, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो मात्राज्ञा है यह कौन सा संधि है, तो यड़ संधि का एग्जाम्पल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, जो मात्राज्ञा है यह यड़ संधि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यड़ संधि का मात्राज्ञा एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो इसमें से शुद्ध रूप से कौन सा शब्द लिखा गया है, तो इसमें से आपको दीर्घ आयु, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन दीर्घायु कैसे लिखाता है, तो आपका जो दीर्घ आयु है यह इस प्रकार लिखाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्धनहार के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो उत्धनहार के योग से बनेगा आपका उद्धार, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, उद्धार। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा मंत्रिणी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। इसमें से जो मंत्रिणी ऑप्शन ए है यह आपका स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, तो एक आपका हो गया स्वर संधि, इसके बाद आपकी आती है व्यंजन संधि के बाद आपकी आती है विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो राकेश का एकदम सटीक संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राका धन ईस, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राका धन ईस जो है यह राकेश का एकदम सटीक संधि विच्छेद होगा। तथा यह जो राकेश है जिसका संधि विच्छेद मैंने आपको अभी बताया, राका धन ईस, यह जो है किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो यह स्वर संधि का, गुड़ संधि का यहाँ पे होगा, आपका गुड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ संधि का एग्जाम्पल है आपका यह जो है राकेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद देखिएगा, जो राकेश है यह आपका गुड़ संधि का एग्जाम्पल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कवि का यहाँ पे आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, कवयित्री जो है आपका कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। कवि का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा कवयित्री, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है।
तो लिंग की दृष्टि से अगर हम दही की बात करें तो यहाँ पुल्लिंग शब्द यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पुल्लिंग हो जाएगा दही। अगला प्रश्न है कागज के घोड़े दौड़ाना का क्या मतलब होता है। यह लोकोक्ति और मुहावरे का प्रश्न है। तो कागज के घोड़े दौड़ाने का मतलब आपको हो जाएगा लंबी लिखा पढ़ी करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से लंबी लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न है बालू की भीत का मतलब क्या होता है। यह भी आपका लोकोक्ति एवं मुहावरे का प्रश्न है। तो बालू की भीत का मतलब हो जाएगा शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिक्का बैठना, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रभाव या धाक जमाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से सिक्का बैठने का मतलब हो जाएगा आपका प्रभाव या धाक जमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है लोहे का चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है। तो लोहे के चने चबाना का मतलब हो जाता है बहुत कठिन कार्य करना, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत कठिन काम करना, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो गौरव का विलोम शब्द होता है आपका लाघव, यानी कि ऑप्शन का ए बिल्कुल सही है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा सरपट भागना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का मतलब आपका हो जाएगा सरपट भागना, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है पक्षी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का चयन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पक्षी के लिए जो है सही पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें से आपका हो जाएगा जो है ऑप्शन जो ए है, यानी कि विहग विहंगम खग, ये सभी जो हैं पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा पखेरु भी होता है, पखेरु भी जो होता है पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है पखेरु। इसके अलावा आपका हो जाएगा परिंदा चिड़िया, ये सभी भी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है और दिए गए विकल्पों में से हर्ष का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से हर्ष का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगीसा, क्या हो जाएगा जिगीसा। और यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जो जिगीसा हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है जीतने की इच्छा। अगला इंपॉर्टेंट रत्नाकर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो रत्नधर आकर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, रत्नधन आकर जो है रत्नाकर का यह बिल्कुल एकदम सटीक संधि विच्छेद है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। रत्नधन आकर हो जाएगा रत्नाकर का संधि विच्छेद। तथा यह कौन सा संधि है। तो यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कौन सी संधि का। तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है यह आपका रत्नाकर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको हम कहते हैं अनुपम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको हम कहते हैं अनुपम। अगला प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन क्या हो जाएगा। इसमें चर्मोकर्ष तो बिल्कुल सही है, हिरण्यकशिपु यह भी बिल्कुल सही है, पुनरुत्थान यहाँ पे पुनरुत्थान नहीं थान होता है, थ पे आ की मात्रा होती है, तो ये गलत आपको हो जाएगा। उसके बाद ज्योत्सना भी सही लिखा हुआ है आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आइए उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा है इसमें से आपका कांत और कांति का जोड़ा बिल्कुल गलत है। बाकी आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। तो कांत और कांति यानी कि ऑप्शन सी वाला जोड़ा गलत है। उसके अलावा देव का देवी हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, गधा का गधी हो जाएगा, लेकिन कांत का कांति नहीं होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस जोड़े में से सही जोड़ा आपका कांत का कांता होता है। क्या होता है, कांति नहीं, कांत का कांता हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी जो जोड़ा है वह गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो इसमें जो संतोष है यह आपका विसर्ग संधि का जो है एग्जाम्पल नहीं है, यह जो है व्यंजन संधि का, यानी कि संतोष इसमें से जो है आपका विसर्ग संधि नहीं है बल्कि यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो शिरोमणि, मनोयोग और बहिष्कार ये सभी विसर्ग संधि के एग्जाम्पल, लेकिन इनमें से संतोष जो है यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अगला इंपॉर्टेंट है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीजक जो है यह किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है आपको मिलेगा किसकी रचनाओं का संग्रह? तो कबीर की रचनाओं के संग्रह को हम बीजक के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं के संग्रह को हम बीजक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो है सर्वप्रथम युग हम मानते हैं भारतेंदु युग को, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वो माना जाता है भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो लेखक और रचनाओं का ये सभी प्रश्न है, लास्ट की जो चारों हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की जो रचना थी यह अवधी भाषा में की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अवधी भाषा में की गई थी इसकी रचना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है यह लिखा गया है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र तथा यह मुंशी प्रेमचंद्र की पहली प्रकाशित कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, यह मुंशी प्रेमचंद्र की पहली प्रकाशित कहानी है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा बिल्कुल लास्ट प्रश्न था आज के तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।